पॉलीपोरस। हम माइसीलियम के बारे में पढ़ते हैं तो ये कुछ टर्म थी इसलिए डायग्राम मैंने बताया है। इंट्रासेलुलर हाइफी, इंट्रासेलुलर का मीनिंग होता है जब हाइफी सेल के अंदर से पेनिट्रेट करता हुआ ग्रो करे। इंटरसेलुलर हाइफी का मीनिंग होता है दो होस्ट सेल के बीच में ग्रो करे, तो इसे हम इंटरसेलुलर हाइफी कहते हैं। और कुछ हाइफी क्या होता है, कई बार एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, यानी सिर्फ वो सरफेस के बाहर ही ग्रो करता हो। तो जब सेल के बाहरी सरफेस पे ग्रो करेगा और तो ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको हम होस्टोरिया कहते हैं हम। तो ये माइसीलियम के लिए बेसिकली 3 टर्म यूज की जाती है, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर या एक्टोपैरासाइट हाइफी। तो ये इनके मीनिंग्स हो गए, इनको समझाने के लिए मैंने ऐड किया था। ये दोनों जब हाइफी ए सेप्टेट और जब हाइफी सेप्टेट है। हैबिटेट of Polyporus. Polyporus bracket fungus is a large genus of family Polyporaceae. Polyporus को हम ब्रैकेट फंगस भी कहते हैं। यह पोलीपोरेसी फैमिली का एक बहुत बड़ा जीनस है। इट इज रिप्रेजेंट बाय अबाउट 50 कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज। इसकी लगभग 50 कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में पाई जाती हैं। दीज स्पीसीज में ग्रो एज सैप्रोफाइट्स on dead fallen tree trunks or as parasites on the roots tree trunks। तो इस फंगस की जो स्पीसीज है ज्यादातर सैप्रोफाइट्स की फॉर्म में ग्रो करती हैं और कुछ प्लांट्स के ट्रंक पर, जो कि जो कुछ प्लांट के ट्रंक है उन पर भी ये ग्रो करती हैं। ये पैरासाइट्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं। तो कुछ प्लांट्स के रूट्स पर, उसके ट्री के ट्रंक पर ये पैरासाइट की तरह ग्रो करती हैं। द स्पीसीज ऑफ पॉलीपोलस आर नोन एज वुड रोटर्स because they cause wood rot of various timber trees such as conifers, oak, apple, maple, walnut, pear, acacia, etc। पॉलीपोरस की कुछ स्पीसीज को हम वुड रोटर्स कहते हैं। वुड मतलब जो लकड़ियों को गला देता है। ये रोट डिजीज होती है जिसको गलाना कहते हैं, किसी चीज का सड़ जाना या गलना, रोटर्स। तो ये वुड रोटर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये कई जो टिम्बर ट्रीज हैं जैसे कॉनिफर, ओक, एप्पल, मेपल, तो इन प्लांट्स की जो ये जो ट्रीज हैं इनकी बार इसकी वुड को ये एक्चुअली क्या कर देते हैं, उसके पास रोट कर देते हैं, उसको गला देते हैं। पोलीपोरस सल्फ्यूरस, कॉमनली कॉल्ड सल्फर मशरूम। तो ये पॉलीपोरस की एक स्पीसीज है, पॉलीपोरस सल्फ्यूरस। इसको हम सल्फर मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, जो ओक है, ओक पर वुड रोट कॉज करता है एंड अदर ट्रीज एंड हैज लार्ज सल्फर येलो फ्रूटिंग बॉडीज। तो इनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज जो पाई जाती है, कॉज हर्ट रोट ऑफ बिर्च। तो बिर्च ट्रीज पर ये हर्ट रोट करता है ये, और कुछ दूसरे कॉनिफरस ट्रीज हैं उस पर भी ये रोट डिजीज कॉज करता है। पोलीपोरस स्कोमस कॉज हर्ट रोट ऑफ अल्मस। तो अल्मस में ये हर्ट रोट कॉज करता है। तो अलग अलग स्पीसीज हैं जो पैरासिटिक होती हैं। वेजिटेटिव माइसीलियम ऑफ पोलीपोरस, इसका जो माइसीलियम है वो 2 टाइप्स का होता है। प्राइमरी माइसीलियम, it originate by the germination of the uninucleate and haploid basidiospores which are produced from previous fruiting bodies। तो यह जो प्राइमरी माइसीलियम होता है जनरली जो यूनिन्यूक्लिएट या हैप्लोइड बैसिडियोस्पोर होते हैं उसके जर्मिनेशन से बनता है। इसलिए इस तरह का जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी वाइट सिलेंडर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफी। तो ये कई सारे जो वाइट, ये देखिए सिलेंडर वाइट ब्रांच्ड हाइफी से मिलकर बना होता है। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट monokaryotic, it is short lived and soon becomes binucleate by hyphal fusion occurring between cells of hyphae of two opposite strains। तो ये जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है,
कुछ समय के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइकेरोटिक माइसीलियम में। जैसा मैंने बताया था कि पहले कि 2 प्राइमरी हाइफी जो कि डिफरेंट ऑपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, यानी एक प्लस स्ट्रेन का है, एक माइनस स्ट्रेन का है। तो वो दोनों जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे वहाँ पर डाइकेरोटाइजेशन हो जाता है। और डाइकेरोटाइजेशन से यहाँ पर डाइकेरोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। Then secondary mycelium, it is subterranean, perinating and originate by the fusion of two cells of the monokaryotic mycelium. तो ये जो माइसीलियम होता है, दो जो मोनोकेरोटिक माइसीलियम की दो सेल्स के आपस में फ्यूजन से बनता है। The binucleate or dikaryotic cells by division and by clamp connection form the secondary or dikaryotic mycelium. तो एक बार जब डाइकेरोटिक सेल बन जाती है तो इन डाइकेरोटिक सेल में फिर फर्दर डिविजन्स होते हैं या एक क्लेम कनेक्शन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी और डाइकेरोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। It soon ramifies in the bark tissues and outer portion of the woody cylinder. तो ये तेजी से क्या करता है, जो बार्क टिश्यूज है उसके अंदर एंटर कर जाता है और वहां पे जाके ये ग्रो करने लगता है। The hyphae secretes enzyme which digest the lignified wall of the wood cells. तो जिस ट्री के ऊपर ये ग्रो कर रहा है तो उस ट्री पर ये क्या करता है, ये हाइफी कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। और एंजाइम, ये जो एंजाइम होते हैं उस वुड सेल्स की जो लिग्निफाइड वॉल होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है। लेटर इट डेवलप्स इनटू द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। फिर बाद में इन सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है जिन्हें हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो पहले प्राइमरी माइसीलियम बनता है, देन सेकेंडरी माइसीलियम, और फिर सेकेंडरी माइसीलियम पर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। Reproduction in polyporous. Asexual reproduction, it is very rare. Asexual reproduction इसमें बहुत ही rarely पाया जाता है। It takes place by conidia developed either on dikaryotic mycelium or on sterile fructification. तो यदि asexual reproduction पाया जाता है तो ये कोनिडिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये कोनिडिया जो होते हैं या क्या होता है, डाइकेरोटिक माइसीलियम से होता है या कुछ इसमें स्टेराइल फ्रैक्टिफिकेशंस होते हैं उनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑन जर्मिनेशन दे डेवलप डाइकेरोटिक माइसीलियम। तो ये डेवलप करके क्या बनाते हैं, जो ये स्पोर बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं, ये जर्मिनेट करके यहाँ पर फिर डाइकेरोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction is somatogamous. The species are heterothallic and the fusion between two somatic and monokaryotic mycelium of opposite strains results in the formation of dikaryotic mycelium. तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगमी के द्वारा होता है, यानी इसकी ज्यादातर जो स्पीसीज होती है वो हेट्रोथैलिक होती है, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे। तो दो सोमेटिक जो सेल्स होती हैं उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। यानी दो मोनोकेरोटिक माइसीलियम ले लीजिए और वो दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स के हों, तो उन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है तो इसको हम सोमेटोगेमी कहते हैं और इससे क्या बनता है, यहाँ पर डाइकेरोटिक माइसीलियम बनता है। तो ये जो डाइकेरोटिक या सेकेंडरी जो माइसीलियम होता है ये अब क्या है, लंबे समय तक सर्वाइव करता है। एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस प्रोटीन बॉडीज और बेसिडियो कार्पार्ट डेवलप। तो जैसा हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था कि फिर ये डाइकेरोटिक माइसीलियम के ऊपर प्रोटीन बॉडीज का डेवलपमेंट हो जाता है और इसकी प्रोटीन बॉडीज क्या कहलाती है, बेसिडियो कार्प। तो सेक्स ऑर्गन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होते इनमें, सिर्फ इनके मोनोकेरोटिक माइसीलियम भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, हाइफी आपस में। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलपमेंट कैसे होता है, the development of basidiocarp from the secondary mycelium is not clearly understood. तो यहाँ पर सेकेंडरी माइसीलियम से बेसिडियोकार्प का जो डेवलपमेंट होता है ये पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। इनिशियली इट अपीयर्स एज अ स्फेरिकल नोब लाइक स्ट्रक्चर। तो जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में ये देखने में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो स्फेरिकल होती है और नोब लाइक होती है। स्ट्रक्चर विच ग्रेजुअली कम्स आउट बाय ब्रस्टिंग द बार्क और सोइल।
तो जैसे ही सोइल से या बार्क जब बस्ट हो जाती है, फट जाती है किसी भी ट्री की, तो ये बाहर आ जाते हैं। With further development, the knob may differentiated into either stalk or sessile sporophore. फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये नोब लाइक जो स्ट्रक्चर है, धीरे-धीरे 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो जाता है। एक तो स्टॉक बन जाता है, या तो स्टॉक बन जाता है या ये ससाइल रहता है। तो आपने जो मशरूम्स देखे हैं, जनरली उसी तरह से इसका यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी होती है। द stalked sporophore has definite stalk or stipe of about 5 to 15 centimeter in height, bearing a pilus of about 2 centimeter in diameter. तो एक्चुअली जो इसका जो बेसिडियोकार्प होता है वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। एक तो स्टॉक होता है, उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, स्टाइप। वो जो हम मशरूम देखते हैं सेम मशरूम जैसा ही होता है, ये बेस पर तो क्या होता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। और ऊपर जो ये अम्ब्रेला लाइक पोर्शन होता है ना, ये वाला अम्ब्रेला लाइक पोर्शन, जो ये अम्ब्रेला लाइक जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पीलियस। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। तो ये फ्रूटिंग बॉडी का जो बेसल पोर्शन है, ये वाला, इसको तो हम क्या बोलते हैं, स्टाइप। ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं स्टाइप, ठीक है। और जो ऊपर वाला है ये स्टाइप होता है। और जो ये ऊपर वाला जो अम्ब्रेला लाइक पोर्शन होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम पीलियस बोलते हैं। तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में अगेरिकस की स्टडी की होगी, तो अगेरिकस का स्ट्रक्चर याद हो तो इस तरह से ही होता है ये पीलियस। तो ये फ्लोटिंग बॉडी धीरे धीरे ये 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, स्टाइप एंड पीलियस में। इन मोस्ट स्पीसीज स्पोरोफोर्स आर ससाइल। तो ज्यादातर स्पीसीज में जो इसका स्पोरोफोर्स है, यानी जो इसका स्टॉक नहीं पाया जाता है। एंड अटैच्ड लैटरली विद द सबस्ट्रेटम। ये क्या है, सबस्ट्रेटम, जैसे ये मान लीजिए ये सोइल सरफेस है, तो ये यहाँ पर ऐसा अटैच्ड दिखाई देगा आपको इस तरह से। यानी स्टॉक तो दिख ही नहीं रहा, किसी भी सबस्ट्रेटम पर लेटरली अटैच्ड रहता है ये with the substratum. At maturity, the fruiting body may look like bracket, self और knob. तो जैसे जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी मेच्योर होती जाती है, तो ये देखने में कैसी लगती है, ब्रैकेट की तरह, इनको सेल्फ की तरह लगती है, नॉब लाइक लगती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। द स्टिपुलेट फ्रूटिंग बॉडी, द स्टाइप बियर एंड एपिकल अम्ब्रेला शेप पीलियस। जैसे मैंने बताया कि इसका जो ये स्टाइप है, ये इसका एपिकल पोर्शन जो है एक अम्ब्रेला शेप का पीलियस बियर करके रखता है। इन ससाइड टाइप द फ्रूटिंग बॉडीज आर अटैच्ड डायरेक्टली विद द सबस्ट्रेटम। बट जो स्पीसीज ससाइल होती है, यानी जिसके अंदर ये स्टॉक नहीं पाया जाता है, उसमें ये जो पीलियस है ये डायरेक्टली क्या करता है, सबस्ट्रेटम पर अटैच रहता है एंड देन प्रोजेक्टेड आउटवर्डली एंड फॉर्म वेरियस शेप। तो ये क्या होता है, इसकी बाहरी सरफेस पे प्रोजेक्टेड रहता है और कई अलग अलग शेप बना लेता है ये। On the ventral surface, the peleus is studded with many fine pores. तो इसकी वेंट्रल सरफेस पर जो पीलियस है उस पर कई सारे फाइन पोर्स पाए जाते हैं, लीडिंग इनटू होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें कई सारे ट्यूब लाइक होलो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। द ट्यूब आर लाइंड इंटरनली विद द हाइमीनियम। तो इसकी जो ट्यूब है उस अंदर की तरफ उसमें हाइमीनियम लेयर पाई जाती है। और इस हाइमीनियम लेयर में क्या होते हैं, बेसिडियम होते हैं। और इन बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। और बीच बीच में स्टेराइल, इसके अंदर पैराफाइसिस भी पाया जाता है। द बेसिडियोकार्प इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ हाइफी। तो बेसिडियोकार्प जो होता है जनरली 3 टाइप्स की हाइफी से मिलकर बनता है। फर्स्ट है जनरेटिव हाइफी, सेकंड बाइंडिंग हाइफी एंड थर्ड स्केलेटल हाइफी। तो 3 तरह के हाइफी होता है जिससे ये मिलकर बनता है। तो फर्स्ट जो है जनरेटिव हाइफी। हाइफी आर थिन वॉल्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड मे और मे नोट हैव क्लेम कनेक्शन।
जनरेटिव हाइफी जो जनरली होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। और ये कैसे होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है। और इनमें क्लैम्प कनेक्शन पाया भी जा सकता है और नहीं भी, एब्सेंट भी हो सकता है। सेकेंड टाइप के हाइफी हैं बाइंडिंग हाइफी। हाइफी आर मच ब्रांच्ड, ये बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं, नैरो होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। Skeletal hyphae. Hyphae are unbranched, thick-walled with narrow lumen, developed as lateral branch from generative hyphae. तो जनरली ये जनरेटिव हाइफी की लेटरल ब्रांचेस होती है एक तरह से। तो जनरेटिव हाइफी से जब लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं, तो ये ब्रांचेस फिर इनकी जो ब्रांचेस है ये थिक वॉल्ड हो जाती हैं और इनमें नैरो ल्यूमन बन जाती है। तो इस तरह के हाइफी को हम स्केलेटल हाइफी कहते हैं। तो बेसिडियोकार्प में ये बेसिकली 3 टाइप्स के हाइफी होते हैं। Based on the types of hyphae present, the basidiocarps are of 3 types. तो 3 तरह के जो हमने हाइफी पढ़ा, इन हाइफी के बेस पर ही बेसिडियोकार्प भी जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मोनोमेटिक, डाइमेटिक और ट्राइमेटिक। मोनोमेटिक, दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ ओनली जनरेटिव हाइफी। तो इस तरह के जो बेसिडियोकार्प होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के हाइफी पाए जाते हैं, जनरेटिव हाइफी। और डायमेटिक में क्या होता है, इस तरह के जो बेसिडियोकार्प्स होते हैं इनमें जनरली कितने, दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ जनरेटिव हाइफी अलोंग विद ईदर बाइंडिंग और स्केलेटल हाइफी। तो देखिए ये दो तरह के हाइफी से मिलकर बनता है। जनरेटिव हाइफी तो कॉमन है, तो जनरेटिव हाइफी के साथ या तो बाइंडिंग हाइफी होंगे या स्केलेटल हाइफी होंगे। ट्राइमेट्रिक में दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 काइंड्स ऑफ हाइफी। तो इस तरह की जो फ्लोटिंग बॉडी है इसमें तीनों टाइप के हाइफी पाए जाते हैं। पोलीपोरस, टीएस ऑफ पोर टू शो हाइमीनियम। तो ये एक पोर है, जैसे हमने बताया था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसके पोर का पोर्शन दे रखा है। तो ये आप देख रहे हैं जो ये फर्टाइल लेयर है यहाँ पर, ये फर्टाइल लेयर जो होती है इसको हम हाइमीनियम कहते हैं हम। इसी में ये बेसिडियम बनते हैं और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं ये। तो ये हाइमीनियम लेयर को शो करता हुआ डायग्राम है। पीलियस, it is the upper surface of fruit body and consists of a thin zone of thick walled hyphae. तो पीलियस जैसे हमने पढ़ा था, जो इस टाइप की अपर सरफेस पर पाया जाता है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो अपर सरफेस होती है फ्रूटिंग बॉडी की, और मेनली ये थिक वॉल्ड हाइफी से बने हुए होते हैं। कॉन्टेस्ट, नेक्स्ट टू पीलियस इज द कॉन्टेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन anastomosing hyphae with large and irregular shaped space between them. तो ये जो होते हैं इनके बीच में इस हाइफी में बहुत सारे नंबर में इरेगुलर स्पेसेस पाए जाते हैं इनके बीच में। समटाइम्स द कॉन्टेस्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर सॉफ्ट एंड लोअर हार्ड एंड फिर्म लेयर कॉल्ड डुप्लेक्स। तो कई बार जो ये रीजन होता है ये दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, एक तो अपर पार्ट होता है और दूसरा लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जबकि लोअर पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है। तो इस लेयर को हम कहते हैं डुप्लेक्स। थर्ड है ट्यूब लेयर। नेक्स्ट टू कंटेस्ट इज द ट्यूब लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकली प्लेस्ड ट्यूब्स विच वेरी इन लेंथ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। तो देखिए फ्रूटिंग बॉडी की साइज और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इनमें क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती है इनमें बहुत सारी वर्टिकली लंबी लंबी ट्यूब्स होती है इनमें। तो ये ट्यूब्स क्या है, इसके अंदर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है। द टिश्यू लाइंग बिटवीन द पोर ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ जनरेटिव एंड स्केलेटल हाइफी। तो इन ये जो ट्यूब्स हैं इनकी जो चारों तरफ जनरेटिव स्केलेटल हाइफी इनकी लाइनिंग्स पाई जाती है। नेक्स्ट है पोर सरफेस। इट इज द लोअर सरफेस ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी वेयर ट्यूब्स ओपन। तो ये फ्लोटिंग बॉडी इसकी लोअर सरफेस होती है जहां पर की ट्यूब्स ओपन होती हैं, तो इसको हम पोर सरफेस कहते हैं। हाइमीनियम,
द हाइमेनियम इज लाइंड इन द इनर सरफेस ऑफ द पोर। जो पोर की इनर सरफेस है, अभी हमने डायग्राम दिखा था, उसको हम हाइमेनियम कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ बेसिडियम अलोंग विद पैराफाइसिस एंड रियरली विद सिस्टीडिया। तो हाइमेनियम जो होता है ये पोर की इनर सरफेस बनाता है और बेसिकली ये बेसिडियम से बना हुआ होता है और बीच इसमें क्या पाए जाते हैं, पैराफाइसिस पाए जाते हैं और कुछ कभी कभी इसमें सिस्टीडिया भी पाए जाते हैं। तो ये इसकी फ्लोटिंग बॉडी की एक तरह से एनाटॉमी है ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। ये देखिए इसकी प्लांट बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी ना, ये अपर सरफेस ऑफ द बेसिडियोकार्प की अपर सरफेस है। ये ससाइल बेसिडियोकार्प है ये। यहाँ पर ये हाइफी दे रखा है, डाइकेरोटिक हाइफी। अब जब डाइकेरोटिक हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, देखिए N+N, तो यहाँ पर फिर ये हम उल्टा चल रहे हैं एक्चुअली। ये देखिए ये बेसिडियम है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये हाइमेनियम लेयर है, इसमें यंग बेसिडिया बने और ये बेसिडियम, बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं, मोनोकैरियोटिक होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। तो 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों स्ट्रेन के बन जाते हैं। फिर 2 प्राइमरी हाइफी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम डाइकेरोटाइजेशन कहते हैं। तो इससे क्या बना, यहाँ पे डाइकेरोटिक माइसीलियम बन गया और डाइकेरोटिक माइसीलियम के ऊपर क्या बन जाती है, फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। तो देखिए इसकी लाइफ साइकिल में ये तो डाइकेरियो फेज है ऊपर वाली, बीच में ये डिप्लो फेज है जहां पर कि यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फिर देन मियोसिस हो गया, मियोसिस से बेसिडियोस्पोर बन गया और ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये फेज कहलाती है हैप्लोफेज, क्योंकि यहाँ पर देख लिया आप यूनिन्यूक्लियोटाइड कंडीशन है, हैप्लोइड कंडीशन है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ पोलीपोरस है। द हाइमेनियम लेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन। तो देखिए जो हाइमेनियम लेयर है इनमें ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक तो बेसिडियम होता है। तो बेसिडियम क्या है, एक्चुअली फर्टाइल पार्ट होता है और इससे कुछ क्लेवेट सिंगल सेल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ये सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर होते हैं हाइमेनियम लेयर के, इनको हम बेसिडियम कहते हैं। और बेसिडियम के टिप पर क्या होता है, इसके एपेक्स पर 4 बेसिडियोस्पोर अटैच रहते हैं, जैसा अभी हमने पहले देखा था। Paraphysis, these are sterile structures remain intermixed with basidium in the hymeneum layer and help in spore dispersal. तो बेसिडियम के साथ साथ में बीच बीच में कुछ स्टेराइल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो इनके साथ मिक्स रहते हैं ये। तो ये एक्चुअली स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, पैराफाइसिस। तो ये हाइमेनियम लेयर की एनाटॉमी हो गई। सिस्टीडिया, व्हाट इज सिस्टीडिया? दीज आर स्टेराइल स्ट्रक्चर्स usually conspicuous, large than basidium, remain intermixed with basidium in the hymeneum layer and help in spore dispersal. सिस्टीडिया जो है ये भी देखिए एक तरह के स्टेराइल स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो बेसिडियम है, बेसिडियम के साथ में ही ये भी मिक्स्ड पाए जाते हैं और ये स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। यंग बेसिडिया आर सिंगल सेल्ड एंड बाइन्यूक्लिएट। तो यंग बेसिडिया जो होता है वो सिंगल सेल होता है, फिर उसमें क्या होता है, बाद में डाइकेरोटाइजेशन से डाइकेरोटिक स्टेज आ जाती है। विद मैच्योरिटी बोथ द न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। तो मैच्योरिटी पे आने के बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, उनमें मियोसिस हो जाता है और स्टेरिगमेटा के ऊपर एक बेसिडियम में स्टेरिगमेटा के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये स्पोर जब डिस्चार्ज हो जाते हैं पोर ट्यूब के द्वारा तो बाहर आ जाते हैं ये, और ये स्पोर फिर कुछ समय तक, कुछ मंथ तक क्या करते हैं, ये एक रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं और वहां पे जाने के बाद ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर ये स्पोर जो है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। जो ये अभी हमने लाइफ साइकिल डिस्कस की वही चीज है। ये देखिए यहाँ पर ये यंग बेसिडियम है और यंग बेसिडियम में ये 2 न्यूक्लियस शो किए गए हैं, N+N। अब इनमें क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा तो ये डिप्लॉइड फेज आ गई। देन आप देखिए बेसिडियम के टिप पर ये 4 देख रहे हैं, ये पैग लाइक जो स्ट्रक्चर है, इन पैग लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टेरिगमेटा कहते हैं। अब ये चारों इसमें मियोसिस हो गई, 4 बन गए और इनमें फिर माइटोसिस हो जाता है, तो एक तो अंदर आता है और एक ये स्पोर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं।
इस तरह से एक बेसिडियम में स्टेरिगमेटा के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये मोनोकैरियोटिक होते हैं, बट इसमें 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। और जब ये बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, नए मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बना लेते हैं। फिर डाइकेरोटाइजेशन हो जाता है, डाइकेरोटिक माइसीलियम बन जाता है और इससे फिर क्या बन जाता है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार बन जाती है। फिर फर्दर यही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सिस्टीडिया समझ में आ गया हमें। सम कॉमन इंडियन स्पीसीज, पॉलीपोरस की कुछ कॉमन स्पीसीज है ये, अगेरिस अगेरिशियस, सर्सिनेटस, गिल्वस, कुबेंसिस। तो कुछ इंडियन वेराइटीज है, स्पीसीज है इनकी। ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए कहाँ से, यहाँ से देखते हैं डाइकेरोटिक माइसीलियम। चलिए बेसिडियोस्पोर से पढ़ते हैं। देखिए बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं, ये बेसिडियोकार्प है। बेसिडियोकार्प में बेसिडिया बनते हैं। बेसिडिया में क्या होती है, कैरियोगेमी होती है, यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फिर मियोसिस होती है और 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं और ये जर्मिनेट करके मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। तो जिस तरह के स्ट्रेन होते हैं वैसा ही माइसीलियम होता है। अगर प्लस स्ट्रेन का स्पोर था तो माइसीलियम भी प्लस स्ट्रेन, माइनस स्ट्रेन, इन दोनों में डाइकेरोटाइजेशन हो जाता है और उससे डाइकेरोटिक हाइफी बन जाता है। और डाइकेरोटिक हाइफी पर जो फ्लोटिंग बॉडी बनती है उसको हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल थी पोलीपोरस की।